Hello and welcome to Agriverse Education. This is me Vikas Kumar and today in this video I will cover up the topic on MSP. MSP means Minimum Support Price. और सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे फ्रॉम द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ MSP। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MSP एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ MSP, then calculation methods of MSP, and at the last I will discuss the challenges and suggestion for MSP. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि MSP है क्या, what MSP actually is. In simple language we can say MSP is a minimum support price at which the government guarantees to buy the food grains from the farmers. MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक ऐसा न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल की खरीद करती है। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। MSP क्या करती है? MSP सपोर्ट एक सपोर्ट प्राइस है टू द फार्मर्स। दूसरी बात, इसको हम कह सकते हैं इंश्योरेंस टू द फार्मर। इंश्योरेंस यहाँ पर उस केस की बात की जा रही है अगर किसी फसल की प्रोडक्टिविटी या हम बोल रहे हैं प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है किसी ईयर में, तो तब उस केस में उस फसल का जो प्राइस होगा मार्केट में वो डाउन जा सकता है। तो इस कंडीशन में फार्मर डिस्ट्रेस सेल की तरफ जाता है, तो इससे बचाने के लिए ये MSP एक इंश्योरेंस है टू द फार्मर्स। तीसरी बात, यहाँ कहा गया है कि MSP इज़ ए फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट। मार्केट इंटरवेंशन कहने का मतलब ये कि सरकार यहाँ पर मार्केट में इंटरफेयर कर रही है। किसी प्रोडक्ट और गुड्स का प्राइस कौन डिसाइड करती है? मार्केट के जो प्लेयर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, होलसेलर होते हैं या रिटेलर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। पर इस केस में क्या है, यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट में इंटरफेयर करती है और अपने अकॉर्डिंग प्राइस को सेट करती है या डिसाइड करती है। और इसमें लास्ट है एक्ट एज एन सब्सिडी, यानी कि MSP एक सब्सिडी की तरह काम करती है। अगर हम किसी प्रोड्यूस या हम बोल रहे हैं फूड ग्रेन्स, अगर वो मार्केट में आती है थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या किसी वो रिटेलर के पास जाती है, या मेनली चलो हम यहाँ बात करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जहाँ कम दामों में कस्टमर्स को ये फूड ग्रेन्स सेल किए जाते हैं। तो अगर हम माइनस करें MSP माइनस सेलिंग प्राइस जो फाइनली कस्टमर को सेल किया जाता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर आता है वो उसको हम सब्सिडी मान के चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि MSP फिक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। देखो, यहाँ दो पॉइंट ऑफ व्यू हम देख सकते हैं, फॉर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर प्रोड्यूसर या हम बोले फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। फार्मर के लिए ये क्या है, MSP एक प्राइस सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि फार्मर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन कंडीशन ऑफ डिस्ट्रेस सेल। जब किसी फसल का बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका प्राइस घट जाता है और फार्मर को मजबूर डिस्ट्रेस सेल की तरफ जाना पड़ता है। तो इससे MSP बचाता है। और दूसरी बात, फार्मर को ये मोटिवेट करता है फॉर कल्टिवेटिंग ए पर्टिकुलर क्रॉप। अगर हमने ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि अगर कोई क्रॉप जिसका MSP हर साल या कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो फार्मर्स उस क्रॉप की तरफ ज़्यादा जाता है। और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो MSP फूड सिक्योरिटी को फेवर में जाता है। और इसी के अंडर हम देख सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया या बफर स्टॉक हो गया, तो ये सारी चीज़ें MSP से ही रिलेटेड है। और लास्ट है फॉर क्रिएटिंग ए फ्लोर प्राइस फॉर सम क्रॉप प्रोड्यूस। ये एक तरीके से किसी प्रोड्यूस का बेस प्राइस हो सकता है। अगर हमें मार्केट में डिसाइड करना है कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए, तो वो MSP यहाँ पर एक फ्लोर प्राइस की तरह काम करता है फॉर एनी पर्टिकुलर क्रॉप। अब सबसे पहले हम MSP की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। सबसे सिंपली हम पहले फ्लो चार्ट को देख लेते हैं कि क्या क्या इवेंट्स हुए थे हिस्ट्री ऑफ MSP के बीच में। तो सबसे पहले क्या था, एक LK झा कमेटी बनाई गई थी, LK झा कमेटी, जिनके रिकमेंडेशन के बाद एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन 1965 में आया। उसके बाद इसको रिनेम किया गया 1985 में। और इस प्राइस कमीशन के अकॉर्डिंग CACP रिकमेंड करता है MSP फॉर सम क्रॉप्स। ये तो सिंपल एक फ्लो चार्ट था। अब हम डिटेल में जानेंगे कि MSP की हिस्ट्री थी क्या। अब शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई इन ड्यूरिंग द 1960s में देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ फूड इन इंडिया। तो उस टाइम क्या हुआ कि इंडिया ने राइस का इम्पोर्ट किया फ्रॉम USA बाई PL 480 कॉन्सेप्ट। ये एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में ट्रीटी किए रहती हैं
जिसमें क्या होता है कि यूएस इन कंडीशन ऑफ ड्रॉट और एनी फेमाइन दे विल प्रोवाइड द फूड। तो उसको ये जो PL480 कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं फूड फॉर पीस। तो उस दौरान क्या हुआ था, जो यूएसए से हमने राइस को इंपोर्ट किया था तो उनकी क्वालिटी उतनी हद तक सही नहीं थी, खाली वो पेट भरने लायक थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने डिसाइड किया कि हमको खुद फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा और सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। तो इसके लिए सीरीज ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कराए गए फॉर बूस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड टू मॉडर्नाइज द फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स कराए गए, जैसे लैंड रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एग्रीकल्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन स्कीम्स, नई नई स्कीम बनाई गई, और कुछ लैंड रिफॉर्म्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स, और आपने सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम करी गई फॉर बूस्टिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। उसके बाद क्या था, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया उसके बाद ये देखने को मिला कि वीट का बम्पर प्रोडक्शन हुआ। तो उस टाइम वीट के बम्पर प्रोडक्शन होने के कारण उसकी सप्लाई बढ़ गई थी, जिस कारण उसका प्राइस बहुत कम हो गया था। एट दैट टाइम देयर वाज नो प्राइस सपोर्ट पॉलिसीज़ और प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़। तो इन सब को देखते हुए इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस किया गया। और डिटेल में जाने, कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। और 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया। पर उस टाइम क्या था, कोई एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी नहीं थी हमारी कंट्री में जो स्टेबलाइज करे प्राइस फ्लक्चुएशन को इन द मार्केट। तो क्या हुआ, 1965 में एक कमेटी बनाएगी जिसको बोला जाता है LK झा कमेटी। इन्होंने रिकमेंड किया एक एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, जिसको बाद में रीनेम कर दिया गया है, जिसको आज हम कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस के नाम से जानते हैं। इसको रीनेम किया गया था 1985 में। और सबसे पहले अगर हम देखें तो 1966 टू 67 इस फिस्कल ईयर के बीच में वीट का MSP अनाउंस किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वीट एक पहली क्रॉप है जिसके लिए MSP अनाउंस किया गया था इन द ईयर ऑफ 1966 टू 1967। अब देख लेते हैं MSP के मैकेनिज्म के बारे में कि इसको रिकमेंड कौन करता है, कैलकुलेट कौन करता है, अप्रूवल, डिसीजन, ये सारी चीज़ें हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई कैलकुलेशन कौन करता है और डिसीजन कौन लेता है। तो ये सारी चीज़ें आज क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं। पहली चीज़ कि MSP को रिकमेंड और कैलकुलेट कौन करता है, तो उसका कैलकुलेशन किया जाता है CACP के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1965 में। देखो 1965 में CACP आया था और 1964 में FCI आया था। इस चीज़ को ध्यान में रखना। दूसरी बात, अब इसके कैलकुलेशन और रिकमेंडेशन के बाद अप्रूवल कौन देता है। CACP ने तो चलो कैलकुलेशन कर दी, अब ये रिकमेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक अंदर आता है CCEA, जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसको रिकमेंड करता है CACP। CACP के रिकमेंडेशन के बाद ये CCEA है, ये अप्रूव करता है फाइनली हमारे MSP फॉर द क्रॉप्स। और हर सीजन से पहले इन कुछ क्रॉप्स का MSP अनाउंस किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि MSP का कैलकुलेशन किया जाता है CACP के द्वारा और फाइनली अप्रूवल दिया जाता है CCEA, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके द्वारा किया जाता है अप्रूवल। अब देख लेते हैं कुछ एजेंसीज के बारे में जो प्रोक्योरमेंट करती हैं फॉर मेजर क्रॉप्स। जैसे वीट और राइस के केस में इसका प्रोक्योरमेंट किया जाता है FCI के द्वारा। FCI जिसको हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। दूसरी क्रॉप है कॉटन, इसका प्रोक्योरमेंट किया जाता है CCI के द्वारा, यानी कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जूट का प्रोक्योरमेंट किया जाता है, प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीद, JCI जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑयल सीड का नेफेड के द्वारा। शुगर केन का शुगर मिल्स के द्वारा। शुगर मिल्स कुछ भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट की शुगर मिल्स भी हो सकते हैं और प्राइवेट शुगर मिल्स भी हो सकती हैं। अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इसमें कितनी क्रॉप्स को कवर किया जाता है MSP के अंदर। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि इसमें 23 क्रॉप्स हैं या 24 हैं या 26 हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो, जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है MSP वो टोटल 26 क्रॉप्स का करती है, टोटल 26 क्रॉप्स का। अगर एग्जाम्स में आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने क्रॉप्स के लिए MSP अनाउंस करती है, तो उसका आंसर होगा 26। और अगर क्वेश्चन में यह आता है कि CACP कितने क्रॉप्स के लिए MSP के रिकमेंडेशन देती है, तो उसका आंसर होगा 24।
अभी मैं बताऊंगा कि वो दो कौन सी क्रॉप हैं जिनका रिकमेंडेशन CACP नहीं करता है। पहले देख लेते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। सीरियल क्रॉप्स में टोटल 7 क्रॉप्स हैं, जैसे पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी। पल्सेस में है टोटल 5 क्रॉप्स, ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द एंड लेंटिल। और ऑयल सीड के केस में टोटल 8 क्रॉप्स हैं, ग्राउंडनट, रेपसीड एंड मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसेमम, सेफ्लावर्स एंड नाइजर सीड। और अदर 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स आती हैं हमारी, जैसे रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा एंड शुगर केन। और शुगर केन के केस में एक अलग प्राइस होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, और इसकी प्राइसिंग पॉलिसी भी थोड़ी अलग रहती है अदर देन MSP। और कुछ और क्रॉप्स भी हैं, जैसे VFC टोबैको, VFC यानी कि वर्जीनिया फ्लूकॉट टोबैको। तो ये सारी क्रॉप्स आती हैं हमारे MSP के अंदर। तो टोटल ये हैं 26 क्रॉप्स। अभी करंट सिनेरियो की बात करें, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट CACP रिकमेंड्स MSP फॉर 23 क्रॉप्स। सॉरी, मैंने पिछली स्लाइड्स में बोल दिया था 24, इसका सही आंसर है 23। CACP रिकमेंड करता है 23 क्रॉप्स के लिए MSP, और जितनी बकाई बचती हैं 3 क्रॉप्स वो गवर्नमेंट अनाउंस करती है। मतलब टोटल तो 26 क्रॉप्स हैं, पर इनमें से सिर्फ 23 क्रॉप्स के लिए MSP रिकमेंड करती है CACP। और जो हमारी 2 क्रॉप्स हैं, तोरिया और डीहस्क्ड कोकोनट, इनका MSP डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड कोपरा रिस्पेक्टिवली। जैसे तोरिया का MSP डिसाइड किया जाता है रेपसीड एंड मस्टर्ड के MSP के अकॉर्डिंग, और डीहस्क्ड कोकोनट का MSP डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू कोपरा। देखो 2 क्रॉप्स तो ये हट गई, यानी कि इनका रिकमेंडेशन नहीं करती है CACP। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो CCEA है वो रेपसीड, मस्टर्ड और कोपरा के MSP के अकॉर्डिंग ही इनका प्राइस डिसाइड करती है। अब 2 चीज़ें हो गई यहाँ पर को। पहला तो ये कि CACP कितने क्रॉप्स के लिए रिकमेंडेशन देती है, तो उसका आंसर होगा 23, क्योंकि वेबसाइट में भी अभी 23 दिखाता है। और गवर्नमेंट कितने क्रॉप्स के लिए अनाउंस करती है, तो उसका आंसर होगा 26। अब यहाँ पर 3 प्राइस की बात होती है, एक तो है MSP, दूसरा है प्रोक्योरमेंट प्राइस, और तीसरा है इश्यू प्राइस। अब बहुत लोग सोचते होंगे कि यार चलो MSP और प्रोक्योरमेंट प्राइस तो एक ही है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है प्रोड्यूस को एट MSP, तो वो MSP होगा। पर प्रोक्योरमेंट प्राइस और MSP दोनों डिफरेंट होते हैं। अब इनके बीच में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट प्राइस के बीच में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो वो प्राइस जिसमें गवर्नमेंट गारंटी करती है टू परचेज प्रोड्यूस एट MSP, जो MSP डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उस प्राइस पर खरीदने की गारंटी देती है। और प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होती है, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसी प्रोक्योर करती है टू मेंटेन बफर स्टॉक। यहाँ पर अल्टीमेट एम क्या है, टू मेंटेन बफर स्टॉक। और यहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका अल्टीमेट एम होता है टू स्टेबल द प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के केस में गवर्नमेंट क्या करती है, गारंटी देती है कि आप कितना भी प्रोड्यूस ले आओ, अल्टीमेट प्रोड्यूस ले आओ, हम उसको MSP पर ख़रीद लेंगे। अगर इन केस अगर मार्केट में प्राइस गिर चुके हैं या बम्पर प्रोडक्शन हो गया है, तो उस केस में फार्मर अपने प्रोड्यूस को गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। पर प्रोक्योरमेंट प्राइस के केस में क्या है, यहाँ टारगेटेड प्रोक्योरमेंट किया जाता है, यानी कि फिक्स्ड एक टारगेट होता है कि इतना प्रोक्योर करना है, तो उतना ही किया जाता है। और जनरली अगर हम देखें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, लेस होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस से, और ये फ्लोर प्राइस की तरह काम करता है। इसी से सारे प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, MSP के बेसिस पर ही प्रोक्योरमेंट प्राइस और इशू प्राइस डिसाइड किए जाते हैं। और प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है, हाइयर देन प्रोक्योरमेंट प्राइस बट लोअर देन ओपन मार्केट प्राइस। देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो खाली एक फ्लोर प्राइस है ना, वो तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखा है, उन्होंने एक गारंटी दे रखी है कि इस प्राइस पर तो ख़रीदना ही ख़रीदना है। और दूसरे केस में अगर हम प्रोक्योरमेंट प्राइस की बात करें तो ये लेस होता है ओपन मार्केट प्राइस से, जो ओपन मार्केट में प्राइस में सेल किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, उससे कम होता है ये प्रोक्योरमेंट प्राइस। और इसका प्रोक्योरमेंट प्राइस पर ख़रीद की जाती है हमारी कुछ प्रोक्योरमेंट एजेंसी, जिसके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया था। और लास्ट आता है हमारा इशू प्राइस। इशू प्राइस यानी कि प्राइस एट विच द गवर्नमेंट सप्लाइज प्रोड्यूस टू द फेयर प्राइस शॉप एंड राशन डिपो, यानी कि फाइनली जिस प्राइस पर इसको सप्लाई किया जाता है टू प्राइस शॉप और राशन डिपो। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये FCI रिलीज प्रोड्यूस एट द इशू प्राइस। देखो FCI खरीद रही है फार्मर से एट प्रोक्योरमेंट प्राइस,
और उसको रिलीज़ कर रही है एट इश्यू प्राइस। तो ये इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि इसमें डिफरेंस क्या क्या होता है। अब आते हैं हम एमएसपी कैलकुलेशन के बारे में। एमएसपी कैलकुलेशन के लिए डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है बाय सीएसीपी, जिसमें पहला फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम किसी का भी कॉस्ट डिसाइड कर रहे हैं इन द मार्केट, तो उसके लिए डिमांड और सप्लाई तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। डिमांड और सप्लाई किसी मार्केट की के इनविजिबल फोर्सेस होते हैं जो डिसाइड करते हैं द मार्केट प्राइस ऑफ एनी प्रोड्यूस। अब इन केस क्या होता है, जैसे डिमांड क्या है, ज़्यादा है सप्लाई से। डिमांड अगर ज़्यादा है सप्लाई से तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारा प्रोड्यूस है उसका प्राइस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, यानी उसका मार्केट प्राइस इंक्रीज़ होगा। और अगर इन केस सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, जो कि किस केस में होता है, अगर किसी फसल का बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है तो उस केस में सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में और डिमांड उसकी कम हो जाती है। इस वजह से उसका प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। और जो दूसरा फैक्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर एमएसपी कैलकुलेशन। सीएसीपी सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर्ड करती है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एमएसपी। अब आप लोगों ने सुना होगा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपली अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज़ द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, और इसको हम पर हेक्टेयर के बेसिस पे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को। बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो इसको हम कैसे निकालते हैं, पर क्विंटल या पर टन के हिसाब से इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला जाता है। अब आपने देखा भी होगा कि एमएसपी को जब अनाउंस किया जाता है तो उसको भी रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से अनाउंस किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर कैलकुलेटिंग एमएसपी। और इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी, ट्रेंड्स इन मार्केट प्राइजेस, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इंटरनेशनल मार्केट प्राइस। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कंसिडर्ड किए जाते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ एमएसपी। अब मेथड की बात करें तो यहाँ 3 मेथड है। पहला मेथड है A2 मेथड, दूसरा है A2 प्लस FL और तीसरा है C2 यानी कि कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट मेथड। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है जो A2 मेथड। देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एमएसपी सीधे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सबसे पहले बेस प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, और बेस प्राइस को कैलकुलेट करने के ये मेथड है, जैसे A2 मेथड, A2 प्लस FL, C2 मेथड। इससे पहले हम क्या कर रहे हैं, बेस प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर अल्टीमेटली तब जाके हम उसमें जितना भी है 50% या 40% उतना ऐड करके एमएसपी डिसाइड किया जाता है। अब सबसे पहले A2 की बात करें तो A2 मेथड में इनपुट कॉस्ट को लिया जाता है, जैसे हमारे सीड में कितना कॉस्ट लगा, फर्टिलाइज़र हो गया, इरिगेशन या और भी जितने भी इनपुट कॉस्ट हमारे लग रहे हैं, तो वो सारे के सारे A2 मेथड्स में आएंगे। और दूसरा मेथड है A2 प्लस FL। A2 तो चलो हमने पहले बता दिया है कि A2 में हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, इनपुट कॉस्ट को, इसमें प्लस कर दे रहे हैं फैमिली लेबर को। अब अगर कोई फार्मर है, उसकी फैमिली के मेंबर अगर उसके फील्ड में काम करेंगे ड्यूरिंग द कल्टीवेशन, तो उनकी भी कुछ न कुछ लेबर कॉस्ट होगी, तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा इन दिस मेथड, यानी कि इसमें इनपुट को भी इंक्लूड किया जाएगा प्लस फैमिली लेबर को भी। अब लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो है C2 मेथड, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट मेथड। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें देखो A2 यानी कि इनपुट कॉस्ट प्लस FL जो फैमिली लेबर है, प्लस लैंड रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन जैसे हमने मशीनरी के लिए लोन लिया हो या किसी और पर्पजेस जैसे कल्टीवेशन, पूरे कल्टीवेशन के लिए हमने लोन लिया हो, तो उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा इन C2 मेथड। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी वर्तमान समय में CACP के द्वारा A2 प्लस FL मेथड यूज़ किया जाता है। A2 प्लस FL मेथड को यूज़ किया जाता है, पर एक्सपर्ट्स की राय के अनुसार जो मेथड को यूज़ किया जाना चाहिए वो C2 मेथड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स। अब यहाँ कुछ क्रॉप्स दिए गई हैं जिनका MSP 2019-20 और 2020-21 के एग्रीकल्चर ईयर के यहाँ पर कुछ दिखाए गए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। मैं इस लेक्चर की PDF अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना और ये सारे जितने भी MSP हैं क्रॉप्स की, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब आते हैं चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ MSP, और इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है MSP हैव अनइक्वल एक्सेस।
इसका मतलब ये कि अगर हम अभी का ट्रेंड देखें तो एमएसपी का जो बेनिफिट मिलता है वो सिर्फ बिग फार्मर्स को मिलता है, स्मॉल फार्मर्स को इसका कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाता। लोग करते क्या हैं, मतलब जितने भी बिग फार्मर्स हैं वो आपस में एक जैसे संगठन बना लिया या कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, तो उसी के तहत वो क्या करते हैं, अपने प्रोड्यूस को सेल कर देते हैं और फार्मर जो छोटे फार्मर्स हैं वो बेनिफिट नहीं ले पाते। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर प्रोक्योरमेंट प्रॉब्लम्स, इसके अंदर बात करी गई है कि अगर हम जैसे एमएसपी का कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें सरकार ने गारंटी दे रखी है किसी फार्मर्स को कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस पर किसान का प्रोड्यूस खरीद लेगी, चाहे वो कितना भी हो, अल्टीमेट प्रोड्यूस उसको प्रोक्योर कर लेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इन केस ऑफ बम्पर प्रोडक्शन, जब क्या होता है फार्मर को उसका फेयर प्राइस नहीं मिल पाता इन मार्केट ड्यू टू द हाई सप्लाई ऑफ द प्रोड्यूस, उस केस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। जैसे उनके पास स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है उतनी ज़्यादा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फसलों को प्रोक्योर करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर फिस्कल बर्डन भी पड़ जाता है। तीसरी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्रॉपिंग पैटर्न। ये ट्रेंड हमेशा देखने को मिला है कि अगर किसी क्रॉप में कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट आई हो किसी एक क्रॉप में, तो फार्मर्स उस क्रॉप की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जब 1966 में वीट का एमएसपी अनाउंस हुआ था, उसके बाद जो 1975 या 74 के अराउंड उस टाइम जो एमएसपी अनाउंस हुआ था, इसमें काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला था वीट क्रॉप में। तो जितने भी फार्मर्स थे वो शिफ्ट होना शुरू हो चुके थे वीट की तरफ। इस कंडीशन में क्या हुआ, सारी क्रॉप्स को इग्नोर कर दिया गया, न पल्सेस को एम्फेसिस दिया गया, न ऑयल सीड को एम्फेसिस दिया गया। तो यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलते हैं जो काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं फॉर आवर एनवायरनमेंट। जैसे हम एक ही क्रॉप का कल्टीवेशन करें, मोनोक्रॉपिंग करें, तो एनवायरनमेंट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ भी ये चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। अगला है मेकिंग इंडिया फार्म्स गुड नॉन कॉम्पिटिटिव स्पेशली व्हेन इंटरनेशनल मार्केट प्राइस आर लोअर। अब इसमें यह कहा गया है अगर किसी फसल के केस में सरकार क्या करती है, एमएसपी उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, बहुत ही ज़्यादा। उस कंडीशन में क्या होगा, जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस हैं उनमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा। जैसे अगर हम देख लें कोई दूसरी कंट्री है, उन्होंने अपने वीट का प्राइस रखा है 50 रुपीज़ पर केजी। अब इंडिया के केस में क्या है, उन्होंने कर दिया है 100 रुपये पर केजी। अब इंटरनेशनल मार्केट में किसकी ज़्यादा मांग होगी, कम वाले की कि ज़्यादा वाले की? ऑब्वियसली कम वाले की, यानी कि जो दूसरी कंट्री है जो 50 रुपये पर केजी में एक्सपोर्ट कर रही है उसको ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा। तो यहाँ कोई कंपटीशन की संभावना है ही नहीं। तो ये इसका एक प्रॉब्लम है। पांचवा है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल एग्रीकल्चरल कॉम्पोनेंट। अब जैसे हमने ऊपर क्रॉपिंग पैटर्न के केस में बात करी थी, उसमें हमने बताया था एक मोनोक्रॉपिंग के बारे में। अगर फार्मर एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो करेगा, उससे सॉइल की फिजिकल कंडीशन और वहाँ की जितनी भी सॉइल हेल्थ होगी वो सब की सब क्या हो जाएंगी, डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगी। और उसके साथ साथ फार्मर्स क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। उससे भी क्या होता है, नेचुरल एग्रीकल्चर कंपोनेंट्स हैं जो हमारे सॉइल वाटर, ये सारे क्या होते हैं, डिग्रेड होने लग जाते हैं। अगर हम एक ही क्रॉप को ग्रो करें किसी एनवायरनमेंट में तो वहाँ पेस्ट इंसर्जेंसी का भी काफ़ी खतरा रहता है। पेस्ट इंसर्जेंसी का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। इस कंडीशन में भी फार्मर्स को क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड अप्लाई करना पड़ता है जो कि डिग्रेड कर देता है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को। तीसरा है किलिंग ऑफ कंपटीशन। यहाँ पर बात कर गई है, जैसे हमने पहले बताया था कि एमएसपी के केस में क्या करती है, गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर करती है। तो गवर्नमेंट के घुस जाने के कारण मार्केट में क्या होता है, कंपटीशन ख़त्म हो जाता है इन प्राइवेट प्लेयर्स। अगला है सरप्लस स्टोरेज, यानी कि अधिक स्टोरेज। ये कब होता है, इन केस ऑफ बम्पर प्रोडक्शन। अगर किसी फसल का कल्टीवेशन या प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है किसी साल में, उस साल अगर उसको स्टोर करें तो स्टोरेज में क्या होता है, उसमें स्पॉइलेज होने का खतरा रहता है। कितनी बार तो फार्म जो ये प्रोड्यूस है, जो हमारे फूड ग्रेन्स है, इनको फेंकना भी पड़ता है। अगला है इश्यू इन WTO। देखो WTO के अकॉर्डिंग एक
प्रोविज़न है कि अगर आप सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, वो लगभग 10% होनी चाहिए, लगभग 10% होनी चाहिए। पर इंडिया के केस में ये थोड़ा अलग है, इसलिए भी इसका थोड़ा डिस्प्यूट रहता है इन WTO। अब बात कर लेते हैं कुछ सजेशन और इम्प्रूवमेंट के बारे में। इससे पहले क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं या इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बातें करी गई हैं या कुछ कमेटी बनाई हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। पहला है सजेशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन कमेटी, जिसको 2007 में रिपोर्ट दी गई थी टू द गवर्नमेंट। आई एम नॉट श्योर ये 2007 है 2004, आप एक बार इसको रिफ़र कर लेना कि 2004 है या 2007 है, क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ फॉर फार्मर्स ये बना था हमारा 2004 में। अब कमेटी की रिपोर्ट कब सबमिट करी थी, वो 2007 या 2004, आई एम नॉट श्योर। स्वामीनाथन कमेटी के अकॉर्डिंग इसमें ये रिकमेंड किया गया था कि जो MSP का कैलकुलेशन किया जाता है वो C2 मेथड से किया जाना चाहिए। देखो C2 मेथड से हमने पहले बेस प्राइस निकाला, बेस प्राइस प्लस उसका 50%, ये होना चाहिए हमारा MSP। ये स्वामीनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगली चीज़ है इसमें मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MIS। यह आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहता है। इसमें क्या होता है कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है फॉर प्रोक्योरिंग देयर कमोडिटीज़, जो वहाँ की पर्टिकुलर कमोडिटी है। और पर्टिकुलरली इसमें हम देखें तो पेरिशेबल गुड्स को ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। जो वहाँ के कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनके लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम बनाया गया है। और लास्ट है प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट। प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट इसका मतलब ये होता है कि अगर फार्मर जितने भी प्राइस पर उस अपना प्रोड्यूस सेल कर रहा है और जितना MSP है उसमें से अगर इसको घटा देंगे, जितना बचता है, प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट ये पे किया जाता है बाय गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसी कुछ स्कीम बहुत सारे स्टेट्स में चलाए जा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में एक चलाया जाता है भावांतर भुगतान योजना, भावांतर भुगतान योजना। उसमें क्या होता है, जितना प्राइस का डिफरेंस आता है इन MSP और जो एक्चुअल प्राइस पे करते हैं फार्मर्स, तो उसको बोलते हैं प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट। अब आते हैं सीधे कंक्लूजन वाले पार्ट पर। अभी तक तो हमने डिस्कस कर लिया MSP क्या थी, MSP को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसमें कुछ रिसेंट इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कमिटीज़ बनाई गई थी, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। पर अपना ओपिनियन देना यहाँ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अलग अलग ओपिनियन देती है अबाउट दी MSP। रिसेंटली आपने देखा भी होगा, एग्री बिल्स में काफ़ी चर्चाओं में रहा MSP का टॉपिक, काफ़ी बर्निंग टॉपिक था ये। इसमें एक स्टेटमेंट बार बार निकल के आ रही थी कि MSP जो है वो सिर्फ 6% फार्मर को बेनिफिट प्रोवाइड करती है, राइट। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये जो 6% फार्मर की बात करी गई है, ये एक कमेटी बनाई गई थी 2015 में, जिसकी अध्यक्षता करी थी शांता कुमार जी ने। इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, हाई लेवल कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि इंडिया में टोटल 90 मिलियन फार्मर्स हैं, 90 मिलियन फार्मर्स हैं, और इसमें से लगभग 5.2 मिलियन फार्मर को MSP का बेनिफिट दिया जाता है, या इन अदर वर्ड्स हम बोलें उनका प्रोड्यूस का प्रोक्योरमेंट किया जाता है। और प्रोड्यूस में इन्होंने पर्टिकुलरली रखा था वीट और पैडी को, वीट और पैडी की बात करी जा रही थी इस रिपोर्ट में। और इसके लिए बेस ईयर जो रखा गया था 2012 के बेस ईयर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कैलकुलेट किया था कि कितने फार्मर्स हैं जिनको MSP का बेनिफिट मिलता है। और इसमें सिर्फ 2 क्रॉप को लिया गया था, वीट और पैडी को। और एक चीज़ और बता दूं, जो ये शांता कुमार कमेटी थी, इन्होंने एक रिपोर्ट थी NSSO की, NSSO, जिसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कहा जाता है। इन्होंने अपनी सर्वे में ये दिखाया था, जो अभी मैंने डिस्कस किया, कि 90 मिलियन फार्मर में से सिर्फ 5.2 मिलियन फार्मर को MSP का बेनिफिट मिलता है। यानी कि इनके अकॉर्डिंग सिर्फ 6% फार्मर को MSP का बेनिफिट मिलता है। अगर हम पिछले साल का डाटा देखें 2019 एंड 20 का, 2019 एंड 20 का डाटा अगर हम देखें तो उस साल राइस का जो प्रोडक्शन था वो था 118 मिलियन टन, और उसमें से लगभग गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया 51 मिलियन टन, यानी कि 45% प्रोड्यूस का प्रोक्योरमेंट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट MSP प्राइस। और वीट का जो प्रोडक्शन था, वीट के केस में 107 मिलियन टन प्रोडक्शन था, और इसमें से 38 मिलियन टन्स का प्रोक्योरमेंट किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि
36% प्रोडक्शन का प्रोक्योरमेंट किया गया और कॉटन के केस में भी 30% प्रोड्यूस का प्रोक्योरमेंट किया गया। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हाफ, राइस के केस में देखो ऑलमोस्ट हाफ प्रोडक्शन का प्रोक्योरमेंट किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 50% ऑफ टोटल प्रोडक्शन का प्रोडक्शन सिर्फ 6% फार्मर ने किया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और वीट और कॉटन के केस में भी हमने देखा कि 30 to 35% के बीच में इसका कंट्रीब्यूशन रहा था। और 2019 के फूड मिनिस्ट्री के डाटा के अकॉर्डिंग भी, उनके डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 13 मिलियंस फार्मर्स को एमएसपी का बेनिफिट दिया गया, यानी कि 90 मिलियन है टोटल, 90 मिलियन यानी कि 9 करोड़ फार्मर्स, इसमें से लगभग 13 मिलियन फार्मर को बेनिफिट दिया गया बाय एमएसपी। अब जैसे हम शुगर केन के केस में बात कर लेते हैं। शुगर केन के केस में ऐसा है कि शुगर केन का जितना भी प्रोडक्शन होगा फार्मर्स को वो सेल करना पड़ेगा टू शुगर मिल्स, और शुगर मिल्स को एफआरपी रेट पर उसको मिनिमम रेट देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर बाध्यता है टू शुगर मिल कि वो फार्मर से ही खरीदें एट एफआरपी प्राइस। जैसे एमएसपी के केस में तो कोई कंपल्सन नहीं है, अब फार्मर जाके मार्केट में किसी को भी बेच सकता है, पर यहाँ शुगर केन के केस में थोड़ा अलग है। अकॉर्डिंग टू एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, इसके अंदर एक शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर था जिसमें शुगर मिल्स क्या हैं, बाध्य हैं, शुगर केन को खरीदने के लिए बाध्य हैं। और इस साल, पिछले साल के डाटा के अकॉर्डिंग 80% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, जितना भी शुगर केन का प्रोडक्शन था उसमें से 80% प्रोक्योर किया गया था बाय शुगर मिल्स। तो अगर हम इन सारे डाटा को एक साथ देखें तो जो 6% की बात थी वो पूरी की पूरी गलत साबित हो जाती है। देखो, जो 6% वाला डाटा था वो 2012 का था, ठीक है, और उसमें सिर्फ वीट और पैडी क्रॉप्स को ली गई थी। और 2019 और 20 के डाटा के अकॉर्डिंग ये सारे जितने भी स्टैट्स है ये पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। और अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट अराउंड 20 to 25% फार्मर्स, जितने भी टोटल फार्मर हैं उनमें से 20 to 25% फार्मर्स को बेनिफिट दिया जाता है बाय एमएसपी। तो ये कुछ डाटा थे जो दर्शाते थे कि एमएसपी के कितना इंपॉर्टेंस है। और लास्ट में मैं अपना एक ओपिनियन बताता हूँ कि एमएसपी की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। देखो, एमएसपी पर सरकार चाहे खरीदे ना खरीदे, पर एमएसपी एक फ्लोर प्राइस की तरह काम करता है। फ्लोर प्राइस, अगर एमएसपी का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो मार्केट में कोई प्राइस स्टेबल नहीं रहता, सब अपने मनमाने तरीके से प्राइस को डिसाइड करते। एमएसपी एक फ्लोर प्राइस की तरह काम करता है जिसके तहत सारे प्राइसेस, जैसे प्रोक्योरमेंट प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, या इशू प्राइस जो हम बोलते हैं, ये सब के सब इसी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किए जाते हैं। तो एमएसपी की यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कुछ अपनी राय देनी है कि क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं एमएसपी में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एमएसपी, in which we discuss about the history of MSP, the calculation methods, and the suggestion improvement committees, and finally we discuss the conclusion of MSP. I hope आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।